जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ईश्वर का इंसाफ। कड़कती भयानक ठंड पड़ रही थी। ऐसी भयानक ठंड में लक्ष्मी देवी जी अपने कांपते हुए हाथों से बाहर आंगन में हैंडपंप के पास अपने कपड़े धो रही थी। तभी उनकी बहू प्राची आई और अपने पहने हुए कपड़े लक्ष्मी जी के आगे धोने के लिए डाल देती है। लक्ष्मी देवी जी, जिन्हें अपने कपड़े धोने भी भारी पड़ रहे थे, वे बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी बहू के कपड़े भी धो देती हैं। तभी बहू का 8 साल का बेटा भी स्कूल से आ जाता है, तो वह उसकी यूनिफॉर्म को भी निकाल कर लक्ष्मी देवी जी के आगे धुलने डाल देती है और कहती है, इन कपड़ों को भी अच्छे से रगड़ कर साफ कर देना। आपका पोता रोज रोज यूनिफॉर्म गंदी करके ले आता है। लक्ष्मी देवी जी कुछ नहीं कहती, वह चुपचाप सारे कपड़े धो देती हैं। लक्ष्मी देवी जी की उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष है। उनसे ठीक से काम होता भी नहीं है और इतनी कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोना तो बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। पर क्या करें, बहू के घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद बहू लक्ष्मी देवी जी से कहती है, मेरा चाय पीने का समय हो रहा है, तुम मेरे लिए 1 कप चाय भी बना दो और बना करके मेरे कमरे में ही दे जाना। लक्ष्मी देवी जी बेचारी जैसे ही कपड़े धोकर फुर्सत होती है, वैसे ही बहू का फरमान सुनकर चाय बनाने चली जाती हैं। तभी बहू कमरे से निकलकर आई और कहती है, मुझे चाय डाइनिंग टेबल पर ही दे देना, मैं इधर ही पी लूंगी, इधर ही अपना फेवरेट सीरियल देखूंगी। लक्ष्मी देवी जी अपनी बहू को चाय दे करके अपने कमरे में चली जाती हैं और वह 2 कप चाय अपने कमरे में भी ले जाती हैं। 1 कप चाय अपने लिए और 1 कप अपने बीमार पति के लिए। लक्ष्मी देवी जी के प्रति प्रभाकर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। आज से करीब 6-7 महीने पहले उनको लकवा मार गया था, जिस वजह से वे ना ही ठीक से चल पाते थे और ना ही ढंग से बात कर पाते थे। प्रभाकर जी की हालत तो इतनी खराब थी कि वे खुद से वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे। उनको वॉशरूम तक ले जाने के लिए लक्ष्मी देवी जी ही आती थी। इधर लक्ष्मी देवी जी के पास दिन भर इतने काम होते थे। एक तो बीमार पति थे, तो उनको पूरे दिन उनकी सेवा करनी पड़ती थी। उनका खाना पीना, उनको वॉशरूम तक ले जाना, कपड़े बदलवाना, खाने भी उन्हें अपने हाथों से ही खिलाना पड़ता था। बहुत सारे काम उन्हें अपने पति के करने होते थे और वह खुशी खुशी अपने पति की सेवा करती थी। वह बस यह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनके पति ठीक हो जाए। बहू के साथ भी किचन में घर के हाथ काम में बटा दिया करती थी। बहू ने तो धीरे धीरे करके सारे घर की जिम्मेदारी अपनी सास के कंधों पर ही डाल दी थी। शुरू शुरू में 6 महीने पहले जब लक्ष्मी देवी अपने बीमार पति को लेकर अपने बेटे और बहू के घर आई थी, तब उन्हें इतना काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन एक एक करके बहू ने लक्ष्मी देवी जी को घर के सारे काम पकड़ा दिए। कोई ना कोई बहाना करके वे लक्ष्मी देवी जी को काम दे देती थी और खुद कमरे में जाकर बैठ जाती थी। कभी बोलती थी, माँ जी आप सब्जी बना दीजिए, तो मुझे बाहर कुछ काम है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, फिर आकर के बाकी के काम कर लूंगी। लेकिन जैसे ही बाहर से आती थी तो बहाना मार देती थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, आप रोटियां भी सेक दीजिए, या तो फिर वो बहुत लेट ही आती थी। लेकिन प्रभाकर जी को खाना टाइम से ही देना होता था। वह शाम को 7 बजे तक खाना खा लेते थे। पूरे जीवन भर उन्होंने कभी देर रात खाना नहीं खाया था। इसीलिए लक्ष्मी देवी जी बहू के आने का इंतजार नहीं करती थी। वह अपने पति के लिए शाम का खाना हो या दोपहर का खाना हो, वह खुद ही बना लिया करती थी। फिर शाम को अपने पति को व्हील चेयर पर बिठाकर थोड़ा सा बाहर घुमाने भी ले जाया करती थी, क्योंकि प्रभाकर जी एक ही कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते थे। वे कभी शहर में रहे नहीं थे, हमेशा गांव में ही रहे थे।
गांव का माहौल तो ऐसा होता है कि सब आपस में बातचीत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो कभी उधर एक दूसरे की कमी महसूस ही नहीं होती थी। पर इधर शहर में तो एक ही कमरे में बैठे बैठे उनका दम घुट जाता था। इसीलिए लक्ष्मी देवी जी अपने पति को व्हील चेयर पर बिठा करके थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए ले जाती थी, जिससे उनके पति का मन लग जाए। लक्ष्मी देवी जी के बेटे को यह सब बातें पता नहीं थी। उसको तो ऐसा लगता था कि मेरे माता पिता इधर बहुत ही आराम से हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। मेरी पत्नी प्राची मेरे माता पिता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, उनका बहुत ही मान सम्मान करती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब लक्ष्मी देवी जी का बेटा घर पर होता था तब तक प्राची आगे पीछे दिखावे के लिए काम करती रहती थी। बेटा सुबह 9 बजे तक ऑफिस निकल जाता था तो वह अपने काम में बिजी रहता था। उसको पता ही नहीं चला था कि किचन में कौन काम कर रहा है, उसकी माँ या फिर उसकी पत्नी। और अगर कभी माँ को किचन में काम करते हुए देख लेता तो कहता, माँ आप इधर क्यों खड़ी है, खड़े खड़े थक जाओगी, आप जाकर अपने कमरे में आराम करिए। तो लक्ष्मी देवी जी कहती थी, अरे बेटा कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबूजी के लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर रही थी। वह बेटे के आगे थोड़ा बहुत काम करने का बहाना बना देती थी। लक्ष्मी देवी जी अगर कभी कुछ कहने की कोशिश भी करती थी तो बहू आंखें दिखा देती थी। तो बेचारी लक्ष्मी देवी जी अपने बेटे से कुछ कह ही नहीं पाती थी। सोचती थी चलो कुछ दिनों की तो बात है, पति की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम गांव चले जाएंगे। शाम को जैसे ही बेटा ऑफिस से वापस आता है तो प्राची के आगे पीछे पानी लेकर के खड़ी हो जाती है, बेटे को दिखाने के लिए काम करने लगती थी। फिर सारा काम होने के बाद जो 2-4 रोटियां बनाने के लिए बच जाती थी उनको बनाने लगती थी, जिससे राहुल को लगता था कि सारा काम उसकी पत्नी ही करती है, माँ तो बस थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपने घर पे सारा काम माँ ही करती है। प्रभाकर जी लेटे लेटे ये सब कुछ देखते रहते थे, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि लकवा मार जाने की वजह से वे ठीक से बोल नहीं पाते थे, लेकिन समझते सब कुछ थे। अपनी पत्नी की बेबसी को भी बहुत अच्छी तरह से समझते थे। सारा काम करने के बाद थक हार के जब लक्ष्मी देवी जी कमरे में आती थी तो प्रभाकर जी सोचते थे कि मेरी पत्नी को इधर आकर के कितना काम करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी ही रहती है। सुबह नाश्ता, बर्तन धोना, गैस साफ करना, सब्जी बनाना, रोटी सेकना, सारे काम बहू लक्ष्मी देवी जी से ही कराती थी। लेकिन लक्ष्मी देवी जी इतनी सीधी सादी है कि वह कुछ कह ही नहीं पाती थी। बहू जो काम बता देती थी वह कर देती थी। हाँ, वह इन कामों की वजह से और अपनी उम्र की वजह से बहुत जाती थी। बदलते मौसम और काम करने की वजह से एक दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनको बहुत तेज बुखार आ जाता है तो वह घर के काम नहीं कर पाती। जब बहू देखती है कि माँ जी तो आराम से लेटी हुई है, अभी तक सोकर उठी नहीं है और घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे, तो वह लक्ष्मी देवी जी के कमरे में जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अभी तक सो रही हो महारानी? घर में क्या नौकर लगा रखे हैं मैंने जो घर के काम करेंगे? उठो और घर के सारे काम करो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हें घर में भी रखूं और इस बूढ़े के बीमारी पे इलाज में पैसे भी खर्च करूं। प्राची गुस्से में तनतनाई हुई लक्ष्मी देवी जी का हाथ पकड़कर चारपाई से उठाकर बिठा देती है। लक्ष्मी देवी जी कहती है, बहू आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मेरा तो आज शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। तो बहू चिल्लाती हुई कहती है, दवाई खा लो और जाकर के चुपचाप से काम करो। बेचारी लक्ष्मी देवी जी दवाई लेकर 1 घंटे बाद रसोई में आकर खाना बनाने लगती हैं। जब लक्ष्मी देवी जी रोटियां सेक रही थी तब अचानक उनका सर चकराने की वजह से पास में रखा हुआ कांच का पानी का जग नीचे गिरकर टूट जाता है।
जग के टूटने की आवाज जब प्राची के कानों में पड़ती है तो वह भागकर रसोई में आती है और जैसे ही बहू देखती है कि इतना कीमती जग इस बुढ़िया ने तोड़ दिया है तो वह गुस्से में चिल्ला करके बोलती है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो क्या? सारा काम बिगाड़ कर रख देती हो। इतना महंगा जग तोड़ कर रख दिया। तुम्हें पता भी है ये कितने पैसों का आया होगा? इतना महंगा था। अभी इसके पैसे कौन देगा? एक तो इस बुढ़े पर इतना महंगा इलाज चल रहा है, उसमें इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे पति के इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम दोनों बस बर्बाद करने में लगे हुए हो। कभी कुछ तोड़ देती हो तो कभी कुछ तोड़ देती हो। ढंग से काम नहीं करती हो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? गांव से तो इधर आ गए पर हाथ में एक पैसा भी नहीं है। सारा पैसा हमारा ही खर्च करवाओगे। और बहू गुस्से में आकर लक्ष्मी देवी जी के हाथ में टूटे हुए कांच के जग का एक टुकड़ा उठाकर कस कर चबा देती है। दर्द की वजह से लक्ष्मी देवी जी जोर से चिल्ला पड़ती हैं। लक्ष्मी देवी जी के हाथ को झटकते हुए कहती हैं, अरे बहू, यह क्या कर रही हो? बहुत दर्द हो रहा है और देखो कितना खून बह रहा है। हाथ छोड़ो मेरा। लक्ष्मी देवी जी की आवाज को सुनकर व्हील चेयर पर बैठे प्रभाकर जी किचन में खिसकते हुए आ जाते हैं। वह भी ये सब कुछ देख लेते हैं तो प्रभाकर जी गुस्से में तिल मिलाते हुए अपने मुंह को टेढ़ा करके इशारे से कहते हैं कि आज आ जाने दो मेरे बेटे को। आज मैं सब कुछ उसे कह दूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। यह तुम्हारी सास है, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं जो तुम इन पर इतना अत्याचार कर रही हो। जब बहू को समझ में आता है कि बुढ़ा ससुर बेटे को सब कुछ बताने की धमकी दे रहा है तो वह जाकर उसकी व्हील चेयर को धक्का दे देती है। प्रभाकर जी कुर्सी से गिर जाते हैं। उनके दोनों घुटनों में चोट लग जाती है। लक्ष्मी देवी जी भाग कर आती हैं और उनको उठाती हैं। रोते रोते अपने पति को व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे में ले जाती हैं। लक्ष्मी देवी जी अपने पति के घुटनों पर दवाई लगा देती हैं, साथ ही साथ अपने हाथ पे भी दवाई लगा लेती हैं और वह उस दिन को कोसने लगती हैं जिस दिन वह अपने पति को लेकर के बहू के घर आई थी। उन्हें आज भी वह दिन याद है जब उनका बेटा उन्हें शहर लेकर आया था। वे उस दिन को कोसने लगती हैं। एक दिन अचानक रात में लेटे लेटे प्रभाकर जी की तबीयत खराब हो जाती है। गांव के ही लोगों की मदद से पास के एक अस्पताल में अपने पति को दिखाने के लिए ले जाती हैं और साथ ही अपने बेटे राहुल को भी फ़ोन कर देती हैं। राहुल को जब अपने पिता की तबीयत का पता चलता है तो वह रात को ही अपने पिता के पास जाने के लिए अपनी कार से निकल पड़ता है। वह अपनी पत्नी से भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वह जाने से मना कर देती है। जैसे ही राहुल अपने पिताजी के पास पहुंचता है, डॉक्टर से बात करता है, क्या हुआ मेरे पिताजी को? उनकी कितनी तबीयत क्यों खराब हो गई है? तो डॉक्टर कहते हैं आपके पिताजी को लकवा मार गया है। आप जल्दी से जल्दी इनका इलाज शुरू करवाइए, नहीं तो इनको ठीक होने में बहुत ही समय लग जाएगा। आप इनको किसी बड़े शहर में ले जाकर बड़े डॉक्टर से इनका इलाज करवाइए। बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने से ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। सुबह होते ही राहुल अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग हमारे साथ शहर चलो, हम उधर ही पिताजी को दिखाएंगे और आप भी उधर ही रहना। अब आपका भी बुढ़ापा है, आप कब तक अकेली गांव में ही रहेंगी। राहुल लक्ष्मी देवी जी का इकलौता बेटा है। उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया है। बेटे को शहर में एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है। लक्ष्मी देवी जी और उनके पति गांव में ही रहते थे। गांव में ही उनकी खेती बाड़ी का काम था तो उसको देखते रहते थे। अच्छे से जीवन काट रहा था। बेटा अपनी गृहस्थी में मग्न था और लक्ष्मी देवी जी अपने पति के साथ गांव में सुखी थी। उन्हें शहर जाने की कोई भी तमन्ना नहीं थी। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही बितानी थी। उनको गांव में ही अच्छा लगता था।
लेकिन पति की तबीयत ने उन्हें बहू के पास शहर में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। जब शहर में बेटा माँ पिताजी को लेकर आया था तो 10 से 15 दिन तक तो प्राची का बहू का व्यवहार साथ बहुत अच्छा था। खाना भी बहू ही बनाकर देती थी। लेकिन धीरे धीरे बहू ने अपनी सास पर जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। एक दिन लक्ष्मी देवी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी तो बहू कहती है, माँ जरा यहाँ आइए, ये सब्जी तो काट दीजिए ज़रा। कभी कहती, माँ जी जरा दाल में तड़का तो मार दीजिए। कभी कहती, माँ जी मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, आटा तो गूंथ दीजिए। इस तरह छोटे छोटे काम कराते कराते सारी जिम्मेदारियां लक्ष्मी देवी जी के ऊपर डाल दी गईं और खुद एकदम स्वतंत्र हो गई। लेकिन राहुल के आते ही वह किचन में ऐसे लग जाती थी जैसे घर के सारे काम उसी ने किए हों। लक्ष्मी देवी जी अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। उन्हें लगता था कि हम कुछ दिनों के बाद तो अपने गांव वापस ही चले जाएंगे, तो क्यों अपने बेटे बहू में झगड़ा करवाना, क्यों उनके बीच मनमुटाव पैदा करवाना। बहू हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है वह कुछ दिन का ही है, बाद में तो मैं अपने पति को लेकर के गांव ही चली जाऊंगी। बहू बेटा खुश रहें। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो बहू ने मेरा हाथ ही काट दिया और तुम्हें भी व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया। शाम को जब राहुल ऑफिस से आता है तो वह अपने माता पिता से मिलने के लिए, उनकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए उनके कमरे में जाता है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि पिताजी के घुटनों में चोट लगी हुई है तो वह माँ से पूछता है, माँ पिताजी को चोट कैसे लगी है। तो वह कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, वे वॉशरूम जा रहे थे तो गिर गए। तभी अपनी माँ के हाथ को देखता है और कहता है, माँ आपके भी हाथ में चोट लगी हुई है, बताओ मुझे क्या हुआ है, कोई बात है तो आप मुझे बताओ, मैं आपका बेटा हूँ। तो प्रभाकर जी इशारे से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तभी प्राची बहू कमरे में पानी लेकर पहुँच जाती है। प्राची को देखते ही कोई भी कुछ नहीं कहता है। प्रभाकर जी भी चुप हो जाते हैं। अब तो लक्ष्मी देवी जी चाहती थीं कि जल्दी से जल्दी उनके पति ठीक हों और वे वापस अपने गांव चली जाएं। उन्हें नहीं रहना अपने बहू बेटे के साथ। जब कभी बेटे से मिलने का मन हुआ करेगा तो उसे बोल देंगे कि हमसे मिलने गांव में ही आ जाए करो, हमें शहर में अच्छा नहीं लगता है। दूसरे दिन राहुल ऑफिस के लिए जल्दी ही निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वे अपने ऑफिस की एक इम्पॉर्टेंट फाइल घर पर ही भूल जाता है, जिसको लेने के लिए वह घर वापस आता है। प्राची और माँ दोनों किचन में उसे दिख रही थी। वह किसी से कोई बात नहीं करता और सीधा अपने कमरे में जाकर फाइल को ढूंढने लगता है। किसी को पता नहीं होता कि राहुल इस समय घर पर ही है। फाइल लेकर के जब राहुल वापस जाने लगता है तो उसे किचन में से प्राची के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इधर किचन में प्राची लक्ष्मी देवी से चिल्लाकर कहती है कि अगर तुमने कल के बारे में अपने बेटे को जरा सा भी कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने राहुल को ये बताने की कोशिश भी की कि तुम्हारा हाथ मैंने काटा है और उस बुढ़े ससुर को धक्का भी मैंने दिया है जिससे उसको चोट लग गई है, तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है। लक्ष्मी देवी जी चुपचाप रसोई में खड़ी खड़ी बहू की बातें सुन रही होती हैं। तभी उनकी यह सब बातें राहुल सुन लेता है और जैसे ही राहुल के कानों पर प्राची की ये बातें पड़ती हैं, वह अपने कानों पर भरोसा ही नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। प्राची की बातें सुनकर राहुल के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। गुस्से की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह किचन में जाकर प्राची को एक थप्पड़ जड़ देता है। प्राची जब राहुल को अपने सामने देखती है तो एकदम से सक पका जाती है और कहती है, अरे तुम तो ऑफिस चले गए थे, तुम घर पर कैसे आए। राहुल कहता है, अच्छा हुआ जो मैं घर पर अपने ऑफिस की फाइल भूल गया था, उसको ही वापस लेने की वजह से कम मुझे यह तो पता चला कि तुमने मेरी माँ के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। उनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया है, पूरे घर का काम कराती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरी माँ और पिता के साथ इतना गलत व्यवहार करने की? तभी प्राची कहती है, अरे अरे, मैंने कुछ नहीं किया है, पूछ लो अपनी माँ जी से। मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लक्ष्मी देवी जी अपनी बहू के डर की वजह से अपने बेटे को कुछ नहीं बताती, चुपचाप खड़ी रहती हैं। तभी व्हील चेयर घसीटते हुए प्रभाकर जी आ जाते हैं और अपने कांपते हुए हाथों से उन्होंने एक डायरी के पेज पर टूटा फूटा कुछ लिखा हुआ था। वह अपने बेटे को वह कागज़ पकड़ा देते हैं। बेटा जब उस कागज़ को पढ़ता है तो उसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि पिताजी ने उसमें प्राची की सारी शिकायतें लिखी हुई थी, जो उन्होंने लक्ष्मी देवी जी के साथ किया था। कल की घटना का जिक्र भी किया था, जिनको पढ़ते ही राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, माँ मुझे माफ़ करना, मैं एक बेटा होकर भी तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाया। माँ तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है? मैं तो समझता था कि मैं अपने माँ बाबूजी को अपने पास लेकर आ गया हूँ तो वह अब पूरी तरह से सुखी हैं। अब मैं प्राची को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं ऐसी पत्नी को अपने साथ कतई नहीं रख सकता जो मेरे माता पिता के साथ इतना गलत व्यवहार करती हो। और वह प्राची को धमकी दे देता है, जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक कर लो और इस घर से चलती बनो। प्राची कहती है, मैं कहाँ जाऊँगी इस घर को छोड़ करके? तो राहुल कहता है, तुम्हारा मन जहाँ चाहे वहाँ चली जाओ, पर अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। प्राची आज राहुल का गुस्सा देखकर डरने लग जाती है। वह राहुल के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो राहुल कहता है, इतनी आसानी से तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरी माँ का हाथ काटते हुए, मेरे बूढ़े पिता को व्हीलचेयर से धक्का मारते हुए। प्राची रोते रोते गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो अपराध किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन तुम ही बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी? मैं तो अब अपने मायके भी नहीं जा सकती हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, फिर तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं पूरी तरह से अपने आप को बदल लूँगी। ज़िंदगी भर तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूँगी। जब राहुल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वह लक्ष्मी देवी जी के पैर पकड़ लेती है और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अब मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। पिताजी की दिन रात सेवा करूँगी। प्लीज़ एक बार मुझ पर भरोसा कर कर देख लीजिए। मैं आप दोनों को अपने माँ बाप से भी बढ़कर सम्मान दूँगी। प्लीज़ एक बार भरोसा कर लीजिए, फिर कोई गलती नहीं करूँगी। प्राची की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी जी अपने बेटे से कहती है, बेटा इसे माफ़ कर दे, आखिरकार पत्नी है ये तेरी, इसके दुख सुख में साथ देने का वचन दिया है तूने, और इस घर की बहू है यह, कहाँ जाएगी? लेकिन राहुल आज इतने गुस्से में था कि उस पर अपनी माँ की बातों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसने प्राची का सामान पैक करके उसके भाई के घर छोड़ आता है और कहता है, यह मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। जब तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो जाए तब उस घर में वापस आ जाना। क्या तुम कभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने का सोच सकती हो जैसा तुमने मेरे माँ बाप के साथ किया है? जिस दिन तुम अपने और मेरे माँ बाप में फ़र्क करना छोड़ दोगी उस दिन मेरे घर में कदम रखना। घर आकर अपने माता पिता के लिए एक फुल टाइम की मेड रख देता है। तो दोस्तों, राहुल ने प्राची को सबक सिखाने के लिए जो किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।